Hello students, welcome back to my channel Chemistry with Sakshi. Guys, today we are going to start our new chapter 3, that is periodic classification of elements. चैप्टर 2 को हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि बहुत ही लेंदी चैप्टर था, लेकिन उसके कंपेयर में चैप्टर 3 इतना लेंदी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स में हम जब भी पीरियोडिक टेबल सब लोग जानते हैं, 10th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा है थोड़ा बहुत पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो उसमें जो ये टेबल देखते हैं वो कौन सी टेबल है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सब लोग जानते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें कि कितने एलिमेंट्स होते हैं? 118 एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन हम उससे पहले के कुछ डेवलपमेंट्स हुए थे, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, उनके बारे में देखेंगे कि उससे पहले क्या क्या डेवलपमेंट हुए और कौन कौन से साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपने लॉ बताए। तो लगभग सन 1800 की बात है, 1800 में क्या हुआ था कि ओनली 31 एलिमेंट्स वर नोन। हमारे पास कितने एलिमेंट नोन थे? ओनली 31 एलिमेंट्स। फिर बात हुई 1865, 1865 की जब बात करते हैं तो हमारे पास आए 63 एलिमेंट्स। साइंटिस्ट ने ओनली 63 एलिमेंट्स वर नोन। कितने एलिमेंट नोन थे? ओनली 63 एलिमेंट। एट प्रेजेंट हमारे पास कितने एलिमेंट है जो कि हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं? 118 एलिमेंट्स नोन है, जिसमें कि 114 2016 तक तो 114 एलिमेंट्स नोन थे। और एट प्रेजेंट हम बात करते हैं तो कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है? 118 एलिमेंट्स जो कि हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, जिसमें कि 94 एलिमेंट्स जो है वो नेचुरल है, बाकी सारे जो है वो मैन मेड है। तो नेचुरल जो हमें नेचर से प्राप्त हुए वो कितने हैं? 94 एलिमेंट्स। क्लियर है? तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं 118 एलिमेंट्स, जब 31 एलिमेंट्स की बात थी तो उनकी प्रॉपर्टीज को, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, उनको पढ़ना हमारे लिए एक तरीके से यूं बोल सकते हैं कि उसको हम पढ़ सकते थे, उनकी प्रॉपर्टी को याद कर सकते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे एलिमेंट्स बढ़ते गए, 63 एलिमेंट हुए, तो उनकी सारी प्रॉपर्टी को याद रखना, इंडिविजुअली सबकी प्रॉपर्टी को याद रखना, और 118 एलिमेंट फिर आ गए। तो इन सब एलिमेंट्स की इंडिविजुअली पर्टिकुलर 118 एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज थी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और बहुत सारे प्रॉपर्टी होती है, उनको पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो गया था, बहुत ही डिफिकल्ट हो गया था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया? एक सिस्टमेटिक वे निकाला, जिसमें कि उन्होंने क्या किया? प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग एलिमेंट को क्लासिफाई किया, कि जिन जिन की प्रॉपर्टी सेम थी उनको एक साइड रख दिया, बाकी एलिमेंट को एक साइड रख दिया। इस टाइप से क्या किया? उनको क्लासिफाई किया। तो अलग अलग साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपने अलग अलग लॉ बताए, जिन्होंने अपना अपना एक्सपेरिमेंट किया, कुछ ऑब्जर्वेशन की और अपने कुछ लॉ निकाले। जिसमें कि सबसे पहले जो साइंटिस्ट आते हैं वो है डोबर्नियर ट्रायर्स लॉ। डोबर्नियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना लॉ दिया था, जिसको बोलते हैं डोबर्नियर ट्रायर्स लॉ। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे डोबर्नियर ट्रायर्स लॉ। ठीक है, तो ये जो साइंटिस्ट थे इनका पूरा नाम था जॉन डोबर्नियर। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एक लॉ दिया था, जिसको कि बोलते हैं ट्रायर्स लॉ, डोबर्नियर ट्रायर्स लॉ। ट्रायड का मतलब होता है सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स। ट्रायड का मतलब होता है सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट का जो सेट होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रायड्स। ट्रायड का सिंपली मीनिंग क्या होता है? 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स क्या कहलाएगा? ट्रायड कहलाएगा। क्लियर है? तो इन्होंने क्या किया कि 3 एलिमेंट्स के बहुत सारे ग्रुप लिए और 3-3 एलिमेंट का सेट बनाया, और 3-3 एलिमेंट का सेट बना के उन्होंने देखा कि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम है। जैसे कि इन्होंने ग्रुप बनाया, फॉर एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये इनका पहला ट्रायड था जो कि इन्होंने देखा। इन्होंने क्या किया? अपने लॉ में ये बोला कि जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास और जो थर्ड एलिमेंट है,
इन दोनों का जो एवरेज निकालेंगे वो किसके इक्वल होगा, सेकेंड वाले जो मिडल वाला एलिमेंट होगा उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या लिया, एलिमेंट्स लिए और फिर फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज निकाला, एटॉमिक वेट का जो एवरेज निकाला और उन्होंने देखा कि इन दोनों का जो एवरेज आता है वो किसके इक्वल आता है, सेकेंड वाले के इक्वल आता है। ठीक है, तो जैसा कि सब लोग जानते हैं लिथियम जो है उसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 7 होता है, सोडियम का 23 होता है और पोटेशियम का कितना होता है, 39 होता है। क्लियर है, तो इन्होंने देखा कि 7 और 39 हम जब इसका एवरेज निकालेंगे 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2, तो ये किसके इक्वल आता है, 46 डिवाइड बाय 2 और ये किसके इक्वल आता है, 23 के, जो कि इसके सेम था। तो इन्होंने यही कहा था कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ट्रायड में, जो फर्स्ट एलिमेंट हम लेते हैं और थर्ड एलिमेंट लेते हैं, दोनों का जो एवरेज, दोनों का जो एटॉमिक वेट लेते हैं उनका जो एवरेज आएगा वो किसके इक्वल आएगा, मिडल वाले के एटॉमिक वेट के इक्वल आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इनका लॉ लिख लेते हैं एक बार, क्या है कि मीन ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इन triads would be approximately equal to atomic mass of second element। क्लियर है, या तो ये एग्जैक्ट इक्वल होगा या अप्रोक्सीमेटली इक्वल भी हो सकता है। तो मीन ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इन ट्रायड्स, किसी भी एक ट्रायड का सेट लिया इन्होंने, 3 एलिमेंट का सेट लिया जिसमें कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो मीन है वो वुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल, अप्रोक्सीमेटली या फिर सेम भी हो सकता है, किसके इक्वल होगा, सेकेंड एलिमेंट के। क्लियर है, तो इन्होंने 3 ट्रायड का सेट बताया था। फर्स्ट जो है हमने देख लिया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट ट्रायड की ओर बढ़ते हैं। तो सेकेंड हमारे पास जो ट्रायड था, डोबर्नियर ने जो सेकेंड ट्रायड बताया था वो है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक वेट है 40, स्ट्रोंशियम का है 88 एंड बेरियम का कितना है 137। क्लियर है, अब हम यहाँ पे देखते हैं इनका एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज क्या आएगा 40 + 137 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 177 डिवाइडेड बाय 2 और ये आ जाएगा 88.5। तो ये इसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। स्ट्रोंशियम का कितना होता है एटॉमिक वेट 88 और हमने जब इसका ट्रायड का निकाला सॉल्व करके एवरेज, तो हमारे पास कितना आया 88.5, जो कि अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल है। तो थर्ड जो इन्होंने बताया था सेट वो है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है 35.5, ब्रोमीन का होता है 80 एंड आयोडीन का होता है 127। अब जब हम इसका निकालेंगे एवरेज तो हम देखते हैं इसके इक्वल आता है या नहीं। 35.5 + 127 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 162.5 डिवाइडेड बाय 2 और ये इसके इक्वल आएगा 81.25, जो कि इसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो इन्होंने यही कहा था या तो सेम आ सकता है या अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा। तो इसका ब्रोमीन का कितना है 80 और हमने जो निकाला वो कितना है 81.25, जो कि इसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। क्लियर है, तो यही डोबर्नियर का ट्रायड्स लॉ था। इन्होंने सेट 3 एलिमेंट्स के सेट बनाए और इन्होंने देखा, इन्होंने नोटिस किया कि इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम आ रही है। तो इन्होंने अपना लॉ दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको एलिमेंट्स को जमाया और जिसमें उन्होंने कहा कि फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का जो एवरेज होगा वो किसके इक्वल होगा, सेकेंड एलिमेंट के। क्लियर है गाइस फर्स्ट लॉ। ठीक है,
पर इसमें भी कुछ ड्रॉबैक थे, क्योंकि तब तक तो सिर्फ 31 एलिमेंट्स ही नॉन थे, और 31 एलिमेंट जो नॉन थे तो उन 31 एलिमेंट का भी ये नहीं बता पाए थे, ट्रायड सबका नहीं बना पाए थे। ऑलमोस्ट सब बुक में अलग अलग दे रखा होता है। आपके एनसीईआरटी में सिर्फ 3 ट्रायड्स बताए हुए हैं, वैसे 4 या 5 ट्रायड्स बनाए थे। अगर 5 ट्रायड भी मैक्सिमम इन्होंने बनाए हो तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 15 एलिमेंट्स का ही ये बता पाए थे, और तब तक कितने एलिमेंट्स नॉन थे? 31 एलिमेंट्स नॉन थे। तो इसके ड्रॉबैक्स क्या थे? इनके ड्रॉबैक्स क्या थे? यही इनका ड्रॉबैक था कि इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल नॉन एलिमेंट्स। ये जो नॉन एलिमेंट्स थे उनके लिए भी एप्लीकेबल नहीं था। ओनली फॉर फ्यू एलिमेंट, ये सिर्फ ओनली कुछ एलिमेंट के लिए ही क्या था? एप्लीकेबल। ओनली फॉर फ्यू एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स के लिए ही ये लोग क्या था? एप्लीकेबल था। क्लियर है? और फिर 31 एलिमेंट के बाद तो बहुत सारे एलिमेंट्स आए। आज के टाइम में 118 एलिमेंट्स को देखते हैं तो ये एप्लीकेबल नहीं हुआ, इसलिए इसका ये ड्रॉबैक है। तो क्लियर है गाइस, ये है डॉबर्नियर ट्रायड्स लॉ। अब सेकेंड जो साइंटिस्ट आए उनका नाम बहुत ही बड़ा है। सेकेंड जो साइंटिस्ट है वो है ए.ई.बी. डे केनकोर्टोइस। ठीक है, केनकोर्टोइस। ये जो साइंटिस्ट थे ये इतने, मतलब इनका लॉ इतना नहीं पढ़ा जाता है क्योंकि इनका लॉ बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर का था, बहुत ही कॉम्प्लेक्स था इनके लॉ में, और इनका नाम भी बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इसलिए इस लॉ को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं मिली थी। तो 1862 की बात है। 1862 में एक ये साइंटिस्ट जो थे ए.ई.बी. डे केनकोर्टोइस, जिन्होंने अपना एक लॉ दिया था, और इन्होंने क्या कहा था? ही अरेंज द नॉन एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने क्या किया? अरेंज किया सारे जो नॉन एलिमेंट्स थे उनको, एंड और क्या किया? एंड प्लेस्ड देम इन अ सिलेंड्रिकल टेबल बेस्ड अपॉन देयर प्रॉपर्टीज। तो इनका लॉ यही था कि इन्होंने क्या किया? एक सिलेंड्रिकल ट्यूब जो होती है उसमें इन्होंने क्या किया? अपनी टेबल बनाई, और उन्होंने कुछ इस तरीके से अपनी टेबल बनाई, लाइक दिस, इस टाइप से। और इसमें क्या किया इन्होंने? प्रॉपर्टीज जो थी इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इन्होंने एलिमेंट्स को रखना शुरू कर दिया, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, और इस टाइप से इन्होंने क्या किया? एलिमेंट्स को रखना शुरू कर दिया। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, ये इजी नहीं था इसको याद रखना। अगर हम इसकी बजाय हम एक टेबल के रूप में याद करें तो वो ज्यादा इजी रहता है। तो इसीलिए इनके कॉम्प्लेक्स नेचर के कारण, इसके कॉम्प्लेक्स बिहेवियर के कारण इनको ज्यादा अटेंशन नहीं मिला, तो ये भी क्या हो गया? फेल हो गया। क्लियर है? तो इनका लॉ जो है वो इतना ज्यादा नहीं पढ़ा जाता है, फिर भी आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा था, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ। नेक्स्ट जो है थर्ड और इम्पोर्टेंट, वो है न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ। ठीक है, न्यूलैंड एक साइंटिस्ट है, इंग्लिश केमिस्ट जो थे, ये एक इंग्लिश केमिस्ट है, इनका पूरा नाम है जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, जिन्होंने 1865 में अपना ये लॉ दिया था। जब कितने एलिमेंट्स नॉन थे? हमारे पास 63 एलिमेंट्स नॉन थे, तब इन्होंने अपना ये
लो दिया था, और लो ऑफ ऑक्टेव्स बोलते हैं इनके लो को, और ऑक्टेव का मीनिंग होता है 8। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा था, सबसे पहले मैं इनका लो लिख लेती हूँ। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था ही अरेंज द एलिमेंट्स in increasing order of their atomic weight। इन्होंने भी क्या किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में इनको अरेंज किया था एलिमेंट्स को। एंड नोटेड, इन्होंने क्या नोट किया, एवरी एट्थ एलिमेंट had properties similar to first element। देखिए क्या है ये लो, इन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको क्या किया, अरेंज किया। और इन्होंने क्या नोट किया कि एवरी एट्थ एलिमेंट जो है वो किसके इक्वल है, उसकी प्रॉपर्टी किसके इक्वल है, फर्स्ट एलिमेंट के। इन्होंने जैसे कि म्यूजिक में जो वो धुन आती है सा रे गा मा पा धा नी सा, उसी पे इन्होंने अपना एक लो दिया था जिसको कि बोलते हैं न्यूलैंड ऑक्टेव लो। अब ये क्या है, जैसा कि सब लोग जानते हैं म्यूजिक में कितनी धुन होती है, सा रे गा मा पा धा नी, और जो आठवां होता है ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 6 7, सा रे गा मा पा धा नी, और फिर आठवां जो होता है वो वापस क्या आता है, सा। ठीक है, तो इसके बाद जो आठवां आएगा वो वापस सा आएगा। तो यही था इनका भी कि आठवां जो एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी वापस किसके इक्वल होगी, फर्स्ट एलिमेंट के। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे कि हम एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स क्या हो गए, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और फ्लोरीन के बाद जो सोडियम है उसकी प्रॉपर्टी किसके इक्वल होगी, लिथियम के अकॉर्डिंग होगी। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है ये क्योंकि इन्होंने म्यूजिक की धुन पे जो अपना लो बताया था, ऑक्टेव लो। सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था कि एवरी फर्स्ट एलिमेंट हैव प्रॉपर्टी सेम टू एट्थ एलिमेंट। आठवीं एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो किसके सेम होगी, फर्स्ट एलिमेंट के। चाहे कहीं से भी देख लो, लिथियम से देख लो तो लिथियम की प्रॉपर्टी वापस एट्थ एलिमेंट कौन सा आता है, सोडियम। तो लिथियम की, सोडियम की और इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। बेरिलियम से अगर हम स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, आठवां कौन सा आता है, मैग्नीशियम आता है। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम और ये जो कैल्शियम है उसकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम होगी। जब अगर हम कार्बन से स्टार्ट करें, नाइट्रोजन से स्टार्ट करें, कहीं से भी स्टार्ट करें तो इसकी जो आठवीं और फर्स्ट एलिमेंट जो होगा उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, ऑलवेज सेम होगी। यही क्या था, न्यूलैंड ऑक्टेव्स लो। लेकिन इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, और क्या ड्रॉबैक्स थे, इनके ड्रॉबैक्स देख लेते हैं हम। ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव लो, इनके यही ड्रॉबैक थे। क्लियर हो रहा है कि इनके ड्रॉबैक क्या थे। जब तक 1865 की बात हो रही थी और 63 एलिमेंट नॉन थे, लेकिन इन्होंने सिर्फ कितने एलिमेंट की बात की, कैल्शियम तक के 1 to 20 एलिमेंट्स की बात की। कैल्शियम का जो नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, वो कितना होता है, 20। तो इन्होंने सिर्फ 20 एलिमेंट्स तक की बात की थी। तो ओनली एप्लीकेबल, इट इज ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, सिर्फ कैल्शियम तक के एलिमेंट्स के लिए ये क्या था, एप्लीकेबल था। दूसरा जो इसका ड्रॉबैक था वो क्या था, इट वर्क वेल ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स। मतलब कि सिर्फ 1 to 20 तक के जो एलिमेंट थे, लाइट एलिमेंट जो थे, उनके लिए ही ये अच्छा काम कर रहा था, बाकी के एलिमेंट्स के लिए ये वर्क ही नहीं कर रहा था। तो ये भी इनका एक ड्रॉबैक था। और तीसरा जो मेजर ड्रॉबैक था, यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे नोबल गैस की कोई बात ही नहीं की गई है। तो नोबल गैस जो है उसके लिए कोई प्लेस ही नहीं था। तो हम लिख सकते हैं नो प्लेस फॉर
नोबल गैस, या फिर जब नोबल गैस की डिस्कवरी हुई तो क्या हुआ कि ये लॉ जो है वो उसमें फिट ही नहीं हो रहा था। जब नोबल गैस इसमें डिस्कवर हो गया, जैसे कि फ्लोरीन के बाद क्या आता है, नियोन आता है, तो नियोन जब यहाँ पे रख देंगे और ये शिफ्ट हो जाएगा तो लिथियम और नियोन की तो प्रॉपर्टी सेम है ही नहीं, मिल ही नहीं रही है। तो इन्होंने यही देखा कि जब नोबल गैस की डिस्कवरी हुई तब ये जो लॉ था वो उसमें फिट नहीं हो रहा था। क्लियर है? तो यही कुछ उसके ड्रॉबैक्स थे और यही है न्यूलैंड ऑक्टेव्स लॉ। क्लियर है गाइस? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास दो साइंटिस्ट आते हैं, एक है लोथर मेयर बोलते हैं, और एक आते हैं मेंडलीव। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट थे दोनों ने साथ में वर्क स्टार्ट किया था। साथ में इन द सेंस ये अपना अलग वर्क कर रहे थे, लोथर मेयर और मेंडलीव अपना अलग वर्क कर रहे थे इस पे एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे लोथर मेयर का क्या लॉ है, फिर हम देखेंगे मेंडलीव का लॉ, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज हमारा जो लास्ट लॉ है वो है लोथर मेयर का लॉ। ठीक है, इनको लोथर मेयर का कर्व भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने क्या दिया था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी थी, एक ग्राफ के थ्रू बताया था कि एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया जाता है। तो ये एक लोथर मेयर है जो एक जर्मन साइंटिस्ट है। ये एक जर्मन साइंटिस्ट है जिन्होंने 1969 में अपना लॉ दिया था ये, जिसमें कि उन्होंने क्या कहा था, ही प्लॉटेड ए ग्राफ बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक, जिसमें कि क्या क्या आता है, एटॉमिक वॉल्यूम या फिर मेल्टिंग पॉइंट। तो इन्होंने क्या लिया था अपने ग्राफ में, एटॉमिक वॉल्यूम को लिया था। एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस किसके बीच में ग्राफ लिया था, वर्सेस एटॉमिक वेट। ठीक है, तो इन्होंने एक ग्राफ खींचा जिसमें कि इन्होंने एक साइड तो लिया, एक ग्राफ खींचा जिसमें कि इन्होंने एक साइड क्या लिया, यहां पे इन्होंने लिया एटॉमिक वॉल्यूम और यहां पे इन्होंने लिया एटॉमिक वेट। ठीक है, तो एटॉमिक वॉल्यूम जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी है और एटॉमिक वेट दोनों के बीच में क्या किया, ग्राफ खींचा। और इन्होंने क्या नोटिस किया, ग्राफ खींचने पर इन्होंने नोटिस किया कि ये कुछ ग्राफ है वो इस टाइप से आ रहा था, यहाँ पे कुछ पॉइंट पे हमें एलिमेंट्स मिल रहे थे जो कि लास्ट में हमें इस प्रकार से दिखता है, कुछ ग्राफ लाइक दिस। ठीक है, तो इस ग्राफ में यहाँ पे जैसे कि लिथियम मिल गया, यहाँ पे हमें सोडियम मिल गया, यहाँ पे पोटेशियम मिल गया, और जैसा कि यहाँ देखते हैं तो अलग कलर से लिख लेती हूँ मैं, यहाँ पे देखते हैं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और यहाँ पे जब हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास आता है बेरिलियम और मैग्नीशियम लाइक दिस। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स थे, मैंने कुछ एलिमेंट्स को शो किया आपको। तो इन्होंने जब एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में ग्राफ खींचा तो इनको जो ग्राफ मिला वो कुछ इस टाइप का ग्राफ मिला। अब जो ये होता है, ये क्या होता है, किसी भी कर्व में पिक पॉइंट होता है, तो पिक पॉइंट पे इनको क्या मिला, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जो कि क्या है, एल्कली मेटल्स है। आगे पढ़ेंगे हम एल्कली मेटल्स क्या होते हैं, एल्कली अर्थ मेटल्स क्या होते हैं। तो इनको क्या मिला, एल्कली मेटल्स मिले। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, सेम थी सारे की। फिर इन्होंने क्या देखा, हेलोजन जो एलिमेंट्स है, हेलोजन एलिमेंट्स जो कि क्या है, FCl, तो ये जो मिल रहे थे, जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अल्कली मेटल्स, वो हमें कहाँ मिल रहे थे, एक कर्व के पिक पॉइंट पे मिल रहे थे। ये हमें जो हेलोजन एलिमेंट्स मिल रहे थे वो कहाँ मिल रहे थे, हमें कर्व के असेंडिंग ऑर्डर पे मिल रहे थे, असेंडिंग ऑर्डर पे। ठीक है, ये क्या है, असेंडिंग, और ये क्या है, डिसेंडिंग। ठीक है, कर्व स्टार्ट होता है असेंडिंग और ऐसे नीचे आता है, उसको क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग बोलते हैं। तो डिसेंडिंग पे हमें क्या मिल रहा था, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये है एल्कली अर्थ मेटल्स, अल्कली अर्थ
मेटल्स जो कि हमें कहाँ मिल रहे थे, डिसेंडिंग पे मिल रहे थे। ठीक है, तो बस यही कहना चाह रहे हैं कि इनका जो कर्व है वो यही प्रूव करता है कि जो अल्कली मेटल्स थे उनकी सबकी प्रॉपर्टी एक्स जैसी थी, तो वो हमें पीक पॉइंट पे मिल रहे थे। असेंडिंग पे हमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन मिल रहे थे जिनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, सेम थी। फिर हमें अल्कली अर्थ मेटल डिसेंडिंग पे मिल रहे थे और कुछ हमें यहाँ बॉटम पे मिल रहे थे जिनकी प्रॉपर्टी क्या थी, एक जैसी थी। लेकिन क्या होता है कि इसके अलावा असेंडिंग पे सिर्फ ये तो नहीं है कि फ्लोरीन ही मिलेगा, यहाँ पे हमें कुछ एलिमेंट मिलेंगे, यहाँ पे कुछ एलिमेंट मिलेंगे। तो इसको जो शो करना था, याद रखना था, वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था। तो इसके कॉम्प्लेक्स नेचर के कारण हमें जो ये लोथार मेयर का कर्व था वो आगे तक नहीं चला। और फिर आया मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वही काम में लिया जाता है, क्योंकि मेंडलीव ने एक सिस्टमेटिक वे में क्या किया था, एक टेबल के रूप में अपने इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था। लेकिन इन्होंने क्या किया था, लोथार मेयर ने भी सारे एलिमेंट्स लिए थे, लेकिन इन्होंने सारे एलिमेंट्स को क्या किया था, एक कर्व के रूप में बताया था। कर्व के रूप में किसी भी चीज को याद रखना ऑब्वियसली क्या होता है, टफ होता है। तो इसीलिए इनका जो कर्व था, लोथार मेयर का जो लॉ था, वो क्या हो गया, फेल हो गया। और फिर आता है हमारे पास मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ, जो कि हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप गाइज आप लोगों को आज का ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हमने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखा था, और फिर मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आएगा, और फिर लास्ट में हमारे पास आएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि हम आज के टाइम में पढ़ते हैं। ठीक है गाइज, होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज गाइज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स।